So this is chapter number 2. We are starting now. Chapter number 2. Name is electrostatic potential and capacitance. देखा जाए तो कुछ नया नहीं है. जितनी चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, हमारी जो पूरी यूनिट है उस यूनिट का नाम ही क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक. मैंने आपको बताया था 2 चैप्टर हमें उसमें पढ़ने थे. तो पहले चैप्टर में हमने कवर किया था कुछ वेरियस प्रॉपर्टी. हमने चार्ज पढ़ा था, फोर्स के बारे में जाना था कि दो चार्ज एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं. चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने फाइंड करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल पर हमने काफी काम किया था, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें हमने कवर किया था. और हमने फ्लक्स फाइंड करा था बाय यूजिंग गॉस लॉ, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था E डॉट ds. ठीक है, फ्लक्स को हमने गॉस लॉ से भी पढ़ा था, गॉस लॉ. तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो चैप्टर 1 की यहाँ पर हमारे काम आएगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला काम आएगा, फोर्स का फॉर्मूला काम आएगा, डायपोल की नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि डायपोल क्या है. वो सब चीजें यहाँ पर भी रिपीट होंगी. तो डिफरेंस होगा इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स में जब हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे होंगे. वैसे तो हम इसकी भी जब हमने चैप्टर 1 में फाइंड करा था दो पैरेलल प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाय यूजिंग गॉस लॉ, वो पॉइंट आपका यहाँ पर भी काम आएगा. तो काफी कुछ कह सकते हैं हम कि चैप्टर 1 की चीजें यहाँ पर हमारे काम आने वाली है, बेसिक. तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो, बार बार आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हो चैप्टर 1 को. ऐसा ना हो कि आप चैप्टर 1 को कंप्लीटली भूल चुके हो और फिर आप चैप्टर 2 पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. चैप्टर 2 को करने से पहले चैप्टर 1 का एक शॉर्ट या क्विक रिवीजन आप एक बार कर लेना उसको. ठीक है, जब भी आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो या टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2. सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है. चैप्टर 2. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने पहले सुनी हुई है, कुछ नई चीजें भी होंगी. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने 10th क्लास में कवर कर लिया था. हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. फिर हम फाइंड करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज का कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को समझेंगे. और फिर फाइंड करेंगे कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसमें आपको कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उसका होगा किसी आर सेपरेशन पर. ओके, यानी कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था. फिर उसके बाद हमने करना होगा डायपोल और उसके सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ये आपका पूरा जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका पोटेंशियल से रिलेटेड होगा, पूरा फर्स्ट पार्ट. फिर सेकंड पार्ट में हम कैपेसिटेंस को समझेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस को समझने से पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज हमें पढ़ना होगा इसके लिए, और डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, क्योंकि ये चीज आपकी कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस में यूज होगी. फिर आपका कैपेसिटर और कैपेसिटेंस शुरुआत हो जाएगा. एक डिवाइस होती है जो कि चार्ज स्टोर करने के काम आती है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हम पढ़ेंगे विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम. और लास्टली एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर. तो ये पूरे चैप्टर का आपका शॉर्ट व्यू है. अब स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ठीक है, तो क्लास 10th में आपने समझा होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा. मुझे कोई जनरल मीनिंग बता सकता है पोटेंशियल का? मैं कोई चार्ज से रिलेटेड नहीं सुनना चाहता, सिर्फ पोटेंशियल का क्या मतलब होता है. अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ पोटेंशियल इन जनरल वे, तो उसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल का क्या मीन होता है? डन. वर्क डन. चलिए, कोई और? पोटेंशियल का मतलब क्या होता वर्क है? डन पर यूनिट समथिंग. चलो, पर यूनिट समथिंग भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ. वैसे वो चार्ज ही आप कहना चाह रहे होंगे, और या फिर मास आ जाता है. चलिए, इसके अलावा जब हम बोलते हैं कि किसी प्लेयर में ये पोटेंशियल है कि वो इतना एक ओवर में इतने छक्के मार सकता है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल की बात करते हैं. जब हम कैसे किसी बच्चे को कहते हैं, किसी रनर को कहते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप इतना दौड़ सकते हो, वहां पर हम पोटेंशियल का यूज करते हैं. तो मैं एक जनरल वे में पूछना चाहता हूँ पोटेंशियल है क्या? कैन वी से इट इज क्या बेटा? क्षमता, एबिलिटी, क्षमता. बिल्कुल सही बात. तो मैं लिख भी रहा था अभी यहाँ पर एबिलिटी टू वर्क. ओके, या फिर क्षमता हम कह सकते हैं उसको. किसी काम को करने की एबिलिटी या उसकी क्षमता. पॉसिबिलिटी, मुस्कान कह रहे हैं पॉसिबिलिटी. यस, पॉसिबिलिटी उस काम को करने की, या वैसे वो वर्ड एबिलिटी ही आ जाएगा. एबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी होगी. इसके अलावा हम कह सकते हैं ये कुछ हिडन एनर्जी भी कह सकते हैं हम उसको, कि बंदे के अंदर वो चीज है
लेकिन उसको उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा पोटेंशियल। कोई और? तो ये जनरल मीनिंग है पोटेंशियल के। अब हम इसी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टर्म्स में भी समझेंगे कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टर्म में बोल रहे हैं तो वो क्या होगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमें समझना है। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ सर फिजिकल क्वांटिटी। हाँ बोलो। तो मैं कह रहा हूँ लास्ट में 5 मिनट दे देना, एक पिछले फर्स्ट चैप्टर का डाउट है। ठीक है, वो करवा देंगे। So electrical potential is a physical quantity which determines the flow of charge from one body to another body. ठीक है, अभी मैं इसको पूरे का मतलब समझाऊंगा आपको। It is a physical quantity that determines the degree of electrification of a body. Electrical potential at a point is the electric field is defined as the work done in moving without any acceleration a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path followed। ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन है जो हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। कैसे समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, QS। और आप किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से, मतलब काफी ज्यादा दूर से, किसी एक R सेपरेशन पर, इस QS से R सेपरेशन पर आप Q नोट चार्ज को ला रहे हो जो कि पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, सच दैट कि पहले Q नोट पर कोई भी इफेक्ट नहीं था QS का। लेकिन अब हम Q नोट को QS की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको मूव करवाऊंगा और लेट फाइनल मूवमेंट करवा करके मैंने इसको फाइनली R सेपरेशन पर रख दिया है चार्ज को, Q नोट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफाइन होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे, कितना वर्क डन आपने इस चार्ज को मूव करवाने के लिए किया गया है पर यूनिट Q नोट। यानी कि अगर आप इस चार्ज को Q नोट को मूव करवा रहे हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सच दैट की फाइनल सेपरेशन उन दोनों चार्ज के बीच में R बचे, तो पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज विल बी डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज को मूव करवाने के लिए किसी R सेपरेशन तक कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज जिसको आप मूव करवा रहे हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अभी हम इसको फाइंड भी करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड थे, की पॉइंट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मूव करवा रहे थे QS की, Q नोट को, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन किसको करवाने में, किसको मूव करवाने में, Q नोट को, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन हम उसमें नहीं लाएंगे, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। तो हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आई, देखो ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो अगेन उनके रिपल्सन के अगेंस्ट मैं इसको मूव करवाऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉरवर्ड, क्योंकि जो यहाँ पर फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा किसी Q नोट चार्ज को जो कि पॉजिटिव चार्ज है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क डन आपको करवाना पड़ रहा है पर यूनिट दैट पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन Q नोट, ठीक है। अभी हम समझेंगे भी कि पोटेंशियल किसी एक पॉइंट चार्ज का आएगा कितना, ठीक है। फिलहाल के लिए आप मुझे बताओ कि आपको ये हर एक टर्म यहाँ पर क्लियर है, यही डेफिनेशन आपको लिखनी भी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में, डेरिवेशन में भी करवाऊंगा, बट द डेफिनेशन इज क्लियर, हर एक वर्ड क्लियर है इसमें। यस सर। कोई डाउट है तो बताइए। सर ये सेकंड डेफिनेशन, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, मतलब अगर आपके पास जैसे कोई बॉडी है, मान लो स्फेयर है, ठीक है, तो आप उस पर कितना चार्ज उसको दे सकते हो, उसको भी हम पोटेंशियल कह सकते हैं। वैसे हम उसमें आगे डिफरेंस की कैप्शंस में वजह से समझेंगे, आता है। एक फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे, Q इक्वल टू CV, कैप्शंस बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो कितना चार्ज आप उसको दे पा रहे हो सच दैट कि उसका पोटेंशियल V हो जाए,
वो भी हम उसको भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। वो चीजें हम कैपेसिटेंस में समझ पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन हमारे लिए ये होगी। ये था कि कितना हम उसको चार्ज दे पा रहे हैं किसी बॉडी को, कितना इलेक्ट्रीफाई कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ओके अब कैन वी स्टार्ट नाउ द डेरिवेशन? अगर आपने डेफिनेशन लिखी है तो यस बेटा बोलिए। सर ये विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्यों एक्सेलरेशन का हुआ? मतलब ये हुआ, मैं बता देता हूँ। अगर देखो उसमें एक्सेलरेशन आ गया तो उसमें एक और फोर्स आ जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी के लिए जो हम वर्क डन निकालेंगे ना, वो हम वर्क डन निकालेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, लेकिन हम फोर्स लेंगे कौन सी वाली, जो कोलंबियन फोर्स होती है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाली। तो एक और फोर्स ना आ जाए इस डेरिवेशन में, इसलिए हमने कह दिया कि एक्सेलरेशन मत दो उसको, वरना उसके साथ भी हमें डील करना पड़ता, तो हम खाली उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने इस एक्सेलरेशन को 0 कर दिया, ये मान के कि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तब हम उसको मूव करवा रहे हैं, यानी कि उस चार्ज पार्टिकल पर खाली कोलंबियन फोर्स लग रही है बेटा। क्लियर है? यस सर। तो हम कोलंबियन फोर्स की वजह से ही अभी वर्क डन फाइंड भी करेंगे, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। अगर हमें वर्क डन पता लग गया तो हम पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे W/Q0 से, और वही हमारा टारगेट भी है। कोई और डाउट? So now we will discuss the formula of electrical potential। उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से हम काम करते जाएंगे। अपना पहला क्या कि एक सोर्स चार्ज लेते हैं QS। ठीक है, लेट ये उसका रीजन बता रहा है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हमें बता रहा है इस तरह से, और मैं Q0 चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से, ठीक है, सच दैट की पहले उनके बीच का डिस्टेंस इंफिनिटी है, सच दैट की Q0 पर कोई भी कोलंबियन फोर्स एक्ट नहीं कर पा रही है ड्यू टू QS, या हम कह सकते हैं कि Q0 पर कोई भी फोर्स नहीं लग पा रही है QS की वजह से। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, QS चार्ज को मैं मूव करवा करके किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए किसी A पॉइंट से किसी B पॉइंट तक ला रहा हूँ, सच दैट की इनिशियल जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लूंगा RA, और फाइनल जो डिस्टेंस है वो मैं उसको ले लूंगा RB। ये इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस हो गया R से RB। देखो यहां तक तो मुझे कोई डिस्टेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। कब? जब तक वो बाहर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से QS की। मुझे वर्क डन शुरू करना पड़ेगा पॉइंट A से, पॉइंट A के बाद से अगर मैं उसको मूव करवाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तभी उस पर फोर्स लगेगी, तभी वर्क डन भी करवाना पड़ेगा अगेंस्ट द कोलंबियन फोर्स। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जब चार्ज पार्टिकल Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तो A पॉइंट से B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो RA से RB चेंज हो गया। अब पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन करते हैं कैसे होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? जनरल फॉर्मूला वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ध्यान दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट होता है F.ds। हमने 11th क्लास में पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू F.ds, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, द टू वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हम चार्ज है डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरफ करवा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, और जो कोलंबियन रिपल्सन होगा वो किस तरफ होगा? कोलंबियन रिपल्सन राइट हैंड साइड। यस, कोलंबियन रिपल्सन होगा हमारा इस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री कहना इससे। यस विवेक, 180 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल आ गया यहाँ पर cos 180 डिग्री, ये हमारा वर्क डन हो गया। ठीक है, अब हम फोर्स की वैल्यू रख लेंगे कितनी? इन जनरल ds को भी मैं dr में चेंज कर लूंगा क्योंकि हमने r डिस्टेंस लिया हुआ है। फोर्स किसी दो पार्टिकल के बीच में किसी x सेपरेशन पर या किसी r सेपरेशन पर होगा k QS इंटू में Q0 अपॉन में r का स्क्वायर मल्टीप्लाई में dr cos 180 की वैल्यू मैंने रख ली यहाँ पर -1। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो W आ गया हमारा -k QS इंटू में Q0 अपॉन में r स्क्वायर इंटू dr।
सॉरी यहाँ पर मुझे डी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन हम कर रहे हैं, ठीक है, डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वी विल इंटीग्रेट डी डब्ल्यू एंड वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। अब डिस्टेंस की लिमिट मुझे कहां से कहां तक लेनी है, इंफिनिटी से आर। इन्फिनिटी से आर मैं बाद में ले लूंगा, पहले मैं जनरल ले लेता हूँ आर ए से आर बी तक, बाद में मैं आर ए को इन्फिनिटी ले लूंगा बेटा, बाद में ले लूंगा, क्योंकि हमें मैं एक ही टॉपिक से दोनों चीजें समझा दूंगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो अभी के लिए मैंने उसको आर ए से आर बी ले लिया, बाद में मैं आर ए को इन्फिनिटी ले लूंगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर किस टर्म का नहीं होगा, कौन से टर्म हम बाहर निकाल सकते हैं, K, QS and Q naught. उसको बाहर ले लो। सो आई एम राइटिंग नाउ, वर्क डन हो गया टोटल W और माइनस के QS इंटू में Q नॉट। आप कोशिश करो खुद से बताने की मुझे कि आर स्क्वायर 1/r² का इंटीग्रेशन आएगा कितना, मेरे करने से पहले बता दीजिए कितना आएगा, माइनस कितना बेटा, कितना, -1/r। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1/n+1। यस कितना, फाइनली बता दो एक बार और, सर एक सेकंड, सोच लीजिए फिर बता देना। -1/r। बढ़िया, माइनस के 1/r आएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा अलग से, और लिमिट जाएगी हमारी आर ए से आर बी तक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब रखते हैं वैल्यू, पुट करते हैं लिमिट। तो जब हम डेरिवेशन करते हैं या फिर इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करते हैं। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू W विल बी इक्वल टू माइनस के QS Q नॉट। हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस के 1/RB ये हमारी अपर लिमिट है। सो so we have to integrate here। आप फाइनल लिमिट माइनस अपर लिमिट आपको करनी है। so I'm writing अपर लिमिट माइनस के 1/RB, फिर यहाँ पर एक माइनस साइन आता है और माइनस लोअर लिमिट आ रहे, so it will be equal to W माइनस के QS Q नॉट माइनस के 1/RB, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/RA। W will be equal to माइनस के QS Q नॉट 1/RA माइनस 1/RB। ठीक है, अब कर लेते हैं उसको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ पहले डेरिवेशन में। ये हमारा वर्क डन आ गया है, नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, नहीं है। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, W पोटेंशियल होता है W इक्वल टू वर्क डन अपॉन मूविंग चार्ज Q नॉट। सो आई कैन राइट इट विल बी इक्वल टू, और माइनस साइन की मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा Q नॉट को डिवाइड में ले आओ तो ये आ जाएगा के QS 1/RB वाला तो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस RA वाला हो जाएगा नेगेटिव RA। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ फाइनल फॉर्मूले को, जो कि हम आगे यूज भी करते रहेंगे। फाइनल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पोटेंशियल का V इक्वल टू के QS 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसको जनरल वे में लिख लेता हूँ। जनरल वे में कैसे लिखेंगे, सो आई कैन राइट इट एज V इक्वल टू जनरल फॉर्मूला। अभी तो मैं QS ले रहा था, अगर कोई भी जनरल चार्ज है तो उसके लिए V इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। किन्हीं दो पॉइंट पर, मान लीजिए आप चार्ज A को चार्ज B तक ले जा रहे हो, तो जो आपको पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा KQ 1/RB माइनस 1/RA। अब ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस PD। लेकिन अगर मुझे खाली पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल के लिए मुझे RA को कितना लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी। RA को इन्फिनिटी लेना पड़ेगा।
So we can put here that RA, if RA is infinity, so the potential difference हमारा आ जाएगा K Q 1 upon RB. अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हम RA को इन्फिनिटी से किसी RB डिस्टेंस, जो कि जनरल में ले रहा हूँ R तक ले जा रहा हूँ उसको, तो यहाँ पर R लिख दो, ये 1 upon infinity आपका 0, 1 upon infinity हमारा बाद में 0 हो जाएगा. So V will be equal to K Q upon R. तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. यानी कि अगर कोई क्यू चार्ज, मान लीजिए मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर क्यू चार्ज आपके पास है तो उससे आर सेपरेशन पर जो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. कोई भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ. अभी कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे हम. सो अभी हमने सीखा कि मान लीजिए कोई एक चार्ज V है, अगर कोई चार्ज Q नॉट है या Q है, इन जनरल में बात करता हूँ, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी दो पॉइंट पर वो बराबर होगा K Q 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन R है. लेकिन अगर मैं जनरल बोलूँ कि किसी एक पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा, दैट विल बी इक्वल टू K Q अपॉन R या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. ठीक है. अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा चार्ज है, इफ यू हैव मोर देन वन चार्ज, तो जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल वो कैसे निकालूंगा मैं, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं एल्जेब्रिक सम के बराबर V n. मतलब कि जितने भी पोटेंशियल हैं उन सबको आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए नेट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए. बाय, मान लीजिए आपके पास P पॉइंट है ये, और आपके पास काफी सारे अलग अलग चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 Q3, तो जो भी पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर सभी चार्जेस का, लेट R1 R2 और R3, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, एल्जेब्रिक सम के बराबर है. ठीक है, नॉट वेक्टर सम, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये चीज मेंशन कर लेना, स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है. इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम. एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, एक तो वोल्ट हो गई, और जो आपने बोली वोल्ट या फिर वोल्ट और जूल पर कूलम भी है. इसके अलावा कोई और यूनिट जानते हो आप जो पॉसिबल है, वोल्ट, जूल पर कूलम, एक और होती है जो हम आगे समझेंगे कैसे आती है, न्यूटन. स्टार्ट कॉलम वाली. नहीं नहीं, एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये आगे हमें पढ़ना है. तो यहाँ से V इक्वल टू ई इंटू डी आर हो जाता है, यानी कि न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी न्यूटन पर कूलम और मल्टीप्लाई में मीटर. ये एक और यूनिट होती है इसकी. एक्चुअली में सीबीएसई में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए. तो ये कुछ वेरियस यूनिट है. वैसे जनरली तो आपको वोल्ट में दिया जाएगा, क्वेश्चन में अगर दे रहे हैं तो वोल्ट में दिया जाएगा. ठीक है, तो मैंने बता दिया, एक तो आपका एल्जेब्रिक सम होता है नेट पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होगी, ऐसा यूनिट हमने डिस्कस कर ही लिया है. ठीक है, हाँ बोलो. सर इसमें हम चार्जेस का साइन कंसिडर करेंगे ना. हाँ, ये चीज मैंने, इसमें आपको चार्ज का साइन जो भी होगा वो कंसिडर करना पड़ेगा. बिल्कुल, मैं इसको लिख भी देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू देयर साइन. जो भी साइन है वो रखना है, बिकॉज यहाँ पर हम डायरेक्शन वगैरह तो कुछ लेंगे नहीं कि किधर पोटेंशियल लग रहा है. जो भी आपका नेचर है चार्ज का, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको उसको पुट करके ही वैल्यू निकालनी है. नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. ये सारे पॉइंट लिख लीजिए आप. उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम पोटेंशियल को. दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन आर. पोटेंशियल अगर है तो आप ये ग्राफ देख लीजिए. In both the diagram, the potential is inversely proportional to R.
एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दोनों पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जब आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आर का स्क्वायर करो या आर ले, बात 1 ही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से जा रहा है। जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शार्पली या कह लो कि ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन। तो आप एक ग्राफ और प्लॉट कर लीजिए। वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू रहने देना, बस आपको नेचर पता होना चाहिए किस तरह का नेचर होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शुरुआत थोड़ा ज्यादा से कर रही है, बट देन वो नीचे आ जा रही है, और जो पोटेंशियल है वो पीछे से शुरुआत करके ऊपर आ जा रही है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों देखने को मिला हमें? ठीक है, क्रॉसिंग पॉइंट क्यों हुआ? ये देखो आर और आर स्क्वायर है, तो अगर आपके आर की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो आर का जो स्क्वायर होगा वो उससे भी छोटा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर थोड़ा इंक्रीज होगी अगर हम आर से कंपेयर करें तो। लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं कर रहे, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, जबकि यहाँ पर थोड़ी वो इंक्रीज हो गई थी अगर आर की वैल्यू थोड़ी कम है तो 1 से। लेकिन जब आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, कब? 1 से बाद में, ठीक है। तो 1 से बाद में जब आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसका स्क्वायर तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर लगभग आएगा आपका 2.25 के आसपास, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो शार्पली या कह लो कि बहुत तेजी से डिक्रीज करने लगेगी अगर आर की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है, जबकि आर जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो नॉर्मल वो में चेंज होगा जैसे भी आप आर की वैल्यू पुट करते जाओ। तो दोनों का ग्राफ और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जब आर की वैल्यू 1 है तभी आर का स्क्वायर भी 1 होगा, तो उस केस में दोनों बराबर है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी शार्पली डिक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि वो आर के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। मतलब स्क्वायर हुआ उसके बाद फिर वो डिक्रीज करेगी स्क्वायर पर। सो वी कैन से दैट अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब वो शार्पली डिक्रीज करेगी, उससे पहले वो कम होगा फॉर सेम वैल्यू ऑफ आर।